हेलो बच्चों। क्या हालचाल। तो बच्चों, आज की क्लास से हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सेंचुरियन असाइनमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस फॉर द सीबीएसई एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 12 फॉर द सेशन 2020 टू 21, यानी जो एग्जाम होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून 21, उस एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, उसका एक प्यारा सा असाइनमेंट सीरीज है सेंचुरियन असाइनमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा आज की क्लास में, और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं बच्चों। हमारे इस चैनल पे आप लोगों की प्रिपरेशन में हेल्प के लिए हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं जरा और अपना सेंचुरियन असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, सेंचुरियन असाइनमेंट पार्ट 1, ठीक है, यानी और भी पार्ट्स आने वाले हैं। This assignment is for CBSE 2020 to 21 for class 12 mathematics, and these questions are most important questions। और यहां पर एक ब्यूटीफुल कोटेशन भी है। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए और समझिए। विदाउट मैथ नथिंग कैन फंक्शन। बिना मैथ के कोई भी चीज काम नहीं कर सकती, कोई भी चीज फंक्शन नहीं कर सकता। वैसे यहाँ जो फंक्शन वर्ड है, ये मैथ वाला फंक्शन है क्या, बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं फाइनली आपका सेंचुरियन असाइनमेंट। जैसे कि यहां पर कुछ कोटेशंस लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। द सेंचुरियन असाइनमेंट्स बाय ओपी गुप्ता। गाइस, बी रेडी टू ग्रैब अ फ्यू डिलीशियस सम। बहुत ही टेस्टी सम्स होने वाले हैं। यहां पर मैंने इस असाइनमेंट के ना जिस टाइप के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कितने क्वेश्चन किस टाइप के हैं, उनका बाइफर्केशन आपके लिए दे दिया है। 1 नंबर के आपके पास 19 क्वेश्चन है, 2 नंबर के 35 क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के 25 क्वेश्चन हैं और 5 नंबर के 21 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सो हेयर वी गो, जस्ट वेट एंड वॉच। तो बच्चों, ये रहा आपके लिए 1 मार्क क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब देखिए बच्चों, टू बी वेरी फ्रैंक, इस सीरीज में मैं आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करके दूंगा। सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहां डिस्कशन में नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग सभी क्वेश्चन को अवेल कर सकते हैं। कैसे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के सॉल्यूशन से। यहां पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो हमें बोला हुआ है कि लेट ए इज इक्वल टू d1 d2 d3 डॉट 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 टिल dn। तो लेट दिस बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इस मैट्रिक्स ए का। अब देखो सिंपल सी बात, मैं आपको यहां ना ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोलता हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो, कोई भी मैट्रिक्स ए अगर आपको गिवन है और अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मैं ये 2 by 2 का लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, समझ रहे हो, और उसके डायगोनल में कुछ भी हो, नॉन डायगोनल में 0 प्रेजेंट होते हैं। सपोज यहां पर मैंने 1 लिखा, यहां पर 5 लिखा, समझे। अब अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 0, दैट इज 5। अच्छा, अगर एक और मैट्रिक्स ले लूं मैं, सपोज आपका ये 3 by 3 का ले लेता हूं। अगेन जैसा कि मैंने कहा, डायगोनल के अंदर कुछ भी हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पक्का 0 होंगे। यही डेफिनेशन होती है डायगोनल मैट्रिक्स की। ठीक है, तो यहां पर मान लो मैं लिखता हूं 5, यहां पर 3, यहां पर 6 ले लेते हैं, ठीक है। और नॉन डायगोनल में तो पक्का 0 आने वाले हैं, इस तरीके से। ठीक है, वैसे आपको पता हो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, हम ऐसे लिखते हैं DIAG, और यहां पर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स डाल देते हैं। सिमिलरली इसका भी तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, DIAG, यहां पर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट डाल देते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो आप अगर इसको रो 1 से एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 5 3 इंटू 6 माइनस 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग प्लस 0 इंटू एनीथिंग, यानी वो तो खत्म। ठीक है, तो ये सॉल्व करना क्या आ रहा है, दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 6, इफेक्टिवली यही दिखेगा। और इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर 90 आएगा। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है, आपको ऑब्जर्वेशन क्या करना है। जो भी डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, अगर उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। देखो ध्यान से, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है, बस उस डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन में
ये देखो यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और बोला हुआ है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये D1, D2, D3 से लेकर Dn तक ये सारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। समझ रहे हो? तो अगर ये सारे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं तो बस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा बच्चों? मैंने भी क्या बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स में अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं? तो वन इज D1, अदर इज D2, अदर इज D3, फिर आपका डॉट लगा हुआ है, मतलब D4 भी आएगा, D5 भी आएगा, D6 भी आएगा, चलते रहो जहां तक आपका मन करे, और लास्ट में Dn। ठीक है, तो बस ये फाइनली आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके लिए बच्चों। अब यहां पर क्या बोला हुआ है? यहां बोला हुआ है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। चलिए ऑर्डर 3 यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपको बता दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? आपको वैल्यू बतानी है एडजॉइंट ऑफ ए की। ओहो, इसकी वैल्यू बतानी है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 14 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 14 है, आपको बताना है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ठीक है, अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए यार, अब मैं क्या बोलूं, है ना। चलिए 1 मार्कर क्वेश्चन की तो यही बात होती है ना, एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-2 इनटू मैट्रिक्स ए। अच्छा, यहां पर ये n क्या है? ये फॉर्मूला इन जनरल लिखा हुआ है बच्चों। तो ये n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो बस इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जैसे ही अपने क्वेश्चन में पहुंचेंगे और इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, तो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज 14, n-2 यानी ऑर्डर 3 है, 3-2 इंटू मैट्रिक्स ए। ये बना 14 की पावर 1 इंटू मैट्रिक्स ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 14 टाइम्स मैट्रिक्स ए। ठीक है बच्चों, डन। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही डिलीशियस क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको ये असाइनमेंट जरूर करना चाहिए बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है बच्चों, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहां पर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें बोला हुआ है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज 13i। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका कि मैट्रिक्स ए आपके सामने है, इसका एडजॉइंट निकालो, उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए को a से मल्टीप्लाई कर दो और फिर कंपेयर कर लो RHS के साथ। या फिर एक तरीका और भी हो सकता है, क्या? अगर आपको ध्यान हो तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों। वैसे इसको ऐसे भी लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है ना, अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/m है तो i का ऑर्डर भी वही होना चाहिए। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये तो मतलब आपका फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं यहां पर कहूं बच्चों इसको कंपेयर करो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे सबसे पहले, तो 2 इंटू 2 -3k, तो क्या बनेगा ये? 4-3k। ठीक है, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। लेकिन यहां पर ध्यान से देखो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन टू बी 13i। तो इस 13 को देखो यहां पर इससे कंपेयर करके देखो, और तुमने अभी अभी इसकी वैल्यू निकाली है। समझे कि नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं? तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि 4-3k जो कि हमारे मैट्रिक्स ए में से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई, और इन्होंने इस फॉर्मूले में यानी 13i जो कि हमने इससे कंपेयर किया, तो इस फॉर्मूले में से हमने कंपेयर करके जैसे ही देखा तो हमको पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 13 आएगा। इसके बाद जैसे ही हम लोग साइड चेंज करेंगे, यानी 4 - 13 इज इक्वल टू 3k, ऐसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका -9 इज इक्वल टू 3k। तो फाइनली आपको k की वैल्यू मिल जाएगी -3। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एज वेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन 4 में आपको ये रिलेशन एंड फंक्शन वाले टॉपिक से क्वेश्चन दे दिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, आपको फंक्शन f तो दिया हुआ है, आपको फंक्शन fx का वैल्यू भी दे रखा है, लेकिन आपको डिटरमाइन क्या करना है? d/dx ऑफ f(x).
बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंपोजिट फंक्शन एक ऐसा कंसेप्ट जो कि आप लोगों के सिलेबस से डिलीट हो गया है, समझे। चैप्टर 1 में से तो ये डिलीट हो गया है। कंपोजिट फंक्शंस का जो जो भी टॉपिक है ना, वो डिलीट तो हो गया है, लेकिन डेरिवेटिव, देखो यही तो मजे की बात है, सीबीएसई ने जो मजे का काम किया है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ये आपके सिलेबस में है फ्रॉम चैप्टर 5। ठीक है, तो मैंने बस यहां पर डेरिवेटिव पूछा हुआ है। लेकिन देखो मजे की बात क्या है, अगर आप लोगों ने कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं ये सीखा ही नहीं है, आपको निकालने ही नहीं आता है, तो फिर कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करोगे? कुछ समझ आ रहा है? यानी कुछ चीजें ऐसी की हैं सीबीएसई ने कि अगर वो चैप्टर 1 में डिलीट है लेकिन वो चैप्टर 5 में आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसका मतलब यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिलीट हैं, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। चलिए यहां पर वापस लौटते हैं, जरा देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है। तो हमको फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले ना फॉफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद ही जाकर हम लोग क्या निकाल पाएंगे, इसका डेरिवेटिव। तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको सिखा देता हूं। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एफ एक्स। मतलब अगर मान लो दो फंक्शन होते ना, एक फंक्शन एफ होता एक फंक्शन जी होता, तो अगर मुझे ऐसे निकालने के लिए बोला जाए, इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। और इसको और कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, समझे। यानी फंक्शन एफ का इनपुट वो दूसरा फंक्शन बन जाएगा, यानी जी एक्स। लेकिन हमारे यहां पर तो एफ ऑफ एफ एक्स है, मतलब फंक्शन एफ का इनपुट कौन बनेगा, तो एफ एक्स ही बनेगा, समझे। लेकिन फंक्शन एफ एक्स आपके पास देखो ये रहा, जिसका इनपुट एक्स है, ये दिख रहा है आपको। तो यहां पर 3 माइनस इनपुट का क्यूब, पूरे का ब्रैकेट और उसका क्यूब रूट। तो बस इसी बात का यहां फायदा उठाऊंगा। यहां इनपुट एफ एक्स है बच्चों, ये दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला, 3 माइनस इनपुट, 3 माइनस इनपुट का क्यूब और ये पूरे का क्यूब रूट। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो अब अपने ब्रैकेट में देखो ध्यान से, तो ब्रैकेट में है एफ एक्स का क्यूब, ये देखो यहां पर, ये दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स का क्यूब। तो आपके पास एफ एक्स तो ऑलरेडी गिवन है ना, तो एफ एक्स गिवन है तो उसका क्यूब निकाल लो बच्चों। जैसे ही आप क्यूब निकालने जाओगे यू आर गोइंग टू गेट दिस, एक बार चेक करके देखो, क्योंकि क्यूब रूट है ना वहां पे। तो जैसे ही क्यूब करोगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, पावर 1/3 दिख रहा है ब्रैकेट के ऊपर, वो हट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस वजह से ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, यहां पर आ जाओ आप, 3 माइनस एक्स क्यूब ऐसे मिलेगा, और इस पूरे की पावर 1/3 तो है ही। तो ये पूरा ब्रैकेट आपको देगा एक्स क्यूब, एक बार चेक करो ध्यान से, पावर 1/3। तो फाइनली आपको यहां से मिलेगा एक्स, जस्ट चेक इट आउट। यहां पर जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे ना, तो ये 3 कट जाएगा बच्चों, और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब, वही मैंने लिखा हुआ है, और पूरे की पावर 1/3 वो तो आपको दिख रहा है बच्चों, ठीक है। तो फाइनली मुझे क्या मिला, मुझे मिला एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है डेरिवेटिव ऑफ इसका वैल्यू निकालना है आपको। लेकिन एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू आपने अभी सॉल्व करके निकाला है कि ये एक्स आएगा, तो x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, तो ये तो 1 आ जाएगा। लो जी, आपका आंसर तैयार हो गया। क्वेश्चन 4 भी आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन 5 देखते हैं यहां पर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन 5 में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए बोल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों वेक्टर का जो सम आएगा उसको वेक्टर आर मान लो, और इसे फाइंड भी कर लो। आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप। जैसे ही आप लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये देखो कट जाएगा ना, जे कैप वाला कट जाएगा, तो आपको मिलेगा आई कैप प्लस के कैप, ये आपका वेक्टर आर है, विच इज गिवन बाय द सम ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। अब आपको इस वेक्टर आर का ना यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे कि रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, ये कैसे निकलेगा, तो वेक्टर आर कैप, यानी वेक्टर आर को वेक्टर आर के ही मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर आर क्या है बच्चों, आई कैप प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए किसी वेक्टर के लिए, तो कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन है ना इस तरीके से बच्चों, देखो ऐसे अगर कोई भी वेक्टर इस तरीके से आपको गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट को पकड़ो, उनका स्क्वायर करके सभी का एडिशन ले लो, और जब एडिशन ले चुके हो तो अब इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लो। पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्यों बोला, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड
लेंथ होता है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन में वापस लौटो। तो आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर, जे कैप वाला नहीं दिख रहा मतलब उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, और के कैप वाला उसका कोफिशिएंट 1 है तो उसका भी स्क्वायर करके यहां तीनों को ऐड करके पूरे का हमने अंडर रूट ले लिया है बच्चों। तो फाइनली आपको मिल गया आई कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। यही छोड़ सकते हो या फिर आपका मन करे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। हमने क्या किया, कुछ समझ आया? हमने सिर्फ एलसीएम ब्रेक किया है और कुछ नहीं किया है, टर्म्स को स्प्लिट कर दिया है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला हुआ है प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू समझे, चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे, कंप्लीट डिस्कशन, बहुत सारे लाइव सीरीज भी ली थी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो चलिए, तो हमें यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है कोसिकेंट इनवर्स sin 3π/4 की, इफ इट इज पॉसिबल, यानी ये भी कंडीशन लगा दी है कि अगर पॉसिबल है तो निकालो। देखिए सबसे पहला काम क्या करो, sin 3π/4 की ना वैल्यू लिख लो, आसान रहेगा आपके लिए। देखिए मैंने क्या बोला, यहां पर sin 3π/4 की वैल्यू पहले निकाल के रख लो। तो sin 3π/4 क्या होता है बच्चों, तो sin 3π/4 निकालने के लिए आप लोग यहां पर क्या करो, पाई माइनस π/4 ऐसे, समझे? sin pi minus theta is sin theta, so this is going to give you sin π/4 which is actually 1/√2। तो आपका जो ये क्वेश्चन है ना, अब ये क्या बन गया, तो आपका क्वेश्चन बन गया कि आपको निकालना है कोसिकेंट इनवर्स sin 3π/4 का प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप लोग इसे अब ऐसे देखो कि कोसिकेंट इनवर्स sin 3π/4 यानी 1/√2, इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है इफ इट इज पॉसिबल। अब ध्यान से सुनना, यहां पर कोसिकेंट इनवर्स का जो इनपुट है, कोसिकेंट इनवर्स का जो इनपुट है यानी कोसिकेंट इनवर्स x के लिए डोमेन क्या बनता है बच्चों, इसके लिए डोमेन क्या बनता है, तो इसके लिए डोमेन होता है ऑल रियल नंबर जिसमें -1 से लेकर 1 के बीच के नंबर नहीं आएंगे। मतलब अगर मैं नंबर लाइन पे आपके लिए शो करूं बच्चों, तो कोसिकेंट इनवर्स के अंदर देखो 1 आ सकता है या 1 से बड़ा नंबर आएगा, ऐसे ही -1 आ सकता है या -1 से स्मॉलर नंबर आएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन 1 एंड -1 के बीच के नंबर नहीं आते हैं। लेकिन ये 1/√2 अगर आप सॉल्व करके देखो तो ये इसी इंटरवल में से आएगा। किस इंटरवल में से? -1 से 1 वाले इंटरवल में ही आएगा। तो कोसिकेंट इनवर्स का इनपुट 1/√2 जो है, तो 1/√2 वो कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन के डोमेन का हिस्सा नहीं है। देयरफॉर कोसिकेंट इनवर्स का यहां पर जो आंसर आएगा वो पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। चलिए मैंने आपको यहां पर सारी बातें समझा भी दी हैं। देखिए मैं यहां पर बता देता हूं कि ये जो 1/√2 है, दिस डज नॉट बिलोंग टू द डोमेन। किसका डोमेन? तो डोमेन ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, ठीक है, इस डोमेन से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए सारी प्रॉब्लम आ रही है ये। ठीक है, तो फिलहाल तो प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि आपका आंसर आ चुका है, नॉट पॉसिबल, और ये प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। अगर आपसे हो जाए तो बढ़िया, मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो इसके लिए मुझे कमेंट कर देना और इसका आंसर बता देना। ठीक है, ना हो तो भी कमेंट करके बता देना और फिर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। आई एम सीरियसली अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, या आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है। आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दिया है, आपको इसे इवेल्युएट करना है। तो इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे? देखो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर cos क्यूब x है, ठीक है, और कोसिकेंट x उसको 1/sin x लिख सकते हो ना। लो मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा अगले स्टेप में क्या करो, यहां पर इसको लिखो cos स्क्वायर x इंटू cos x अपॉन साइन x। ठीक है, और ये dx तो फ्री में चलता ही रहता है। अच्छा न्यूमरेटर में जो cos स्क्वायर है इसे क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? सोचो, 10th क्लास की चीजें हैं भाई, 10th क्लास के फॉर्मूले बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग स्मार्ट बच्चे हैं। अब यहां से कुछ तुम्हारी बुद्धि खुली, कैसे करोगे? तो आप यहां से sin x को ना सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे ही sin x को t मानोगे
ये बन जाएगा आपका cos x dx इज इक्वल टू dt। समझे? तो इस वजह से आपका जो इंटीग्रल है अब ये क्या बन जाएगा, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे साइन एक्स यानी t और cos x dx की जगह dt। ठीक है, यहां पर करो एलसीएम ब्रेक, तो 1 अपॉन टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा और इसका इंटीग्रेशन तो अब कोई भी कर देगा। तो करो भाई, जल्दी करो, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन आने वाला है ln ऑफ मॉडुलस ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर ये ln ऑफ टी क्या था बच्चों, सो टी वाज साइन एक्स, ऐसे करो, माइनस 1/2 टी स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो फ्री में लगाते चलो। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है भाई, डिलीशियस क्वेश्चन है। इस पूरे असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है इतने टेस्टी क्वेश्चन है, इतने यम्मी क्वेश्चन है कि आपको मजा आ जाएगा और आपकी प्रिपरेशन में भी हेल्प हो रही है ना, मजेदार बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है दिस इज इंक्रीजिंग। अब देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला टॉपिक है जिसमें हमने ये देखा हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी इंटरवल में अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो उस इंटरवल में उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। तो किस तरीके से यहां पर हम करने वाले हैं, चलिए देखते हैं बच्चों। तो बेसिकली ये आपका चैप्टर 6 के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले टॉपिक का क्वेश्चन बन गया। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि कोई भी फंक्शन f(x) अगर गिवन है तो उसका डेरिवेटिव जिस भी इंटरवल में पॉजिटिव आएगा उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और अगर डेरिवेटिव किसी इंटरवल में नेगेटिव आता है तो उस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले तो यहां पर हम लोग इस फंक्शन का ना डेरिवेटिव कर लेंगे बच्चों। तो f' क्या आएगा इसका, तो x की पावर 4 का ऐसे हो जाएगा, ये बना 4/3, x की पावर 6 दैट इज 6x की पावर 5 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये बनेगा 4x³ माइनस 3 2 जा 6 यानी 4 इंटू 2 यानी 8x की पावर 5। ठीक है, पूरे में से 4 कॉमन है और x की पावर 3 ये भी कॉमन है, तो 1 माइनस 2x² ऐसे बच जाएगा, जिसको हम फर्दर लिखेंगे 4x³ इंटू 1 माइनस √2 इंटू x इंटू 1 प्लस √2 इंटू x, इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो यहां से हम लोग अपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे ताकि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर सकें। तो ये रहा हमारा डेरिवेटिव यानी f'(x), तो इसे हमने रखा 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से 4x³ को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 1 माइनस √2 इंटू x इसे 0 रखोगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो दिस विल बी 1/√2, और ऐसे ही लास्ट वाले को आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x विल बी माइनस 1/√2। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब हम लोग बना लेंगे अपना नंबर लाइन, एंड डोंट थिंक दिस नंबर लाइन का जो काम मैं कर रहा हूं ये आपका रफ वर्क है, ये रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है। ठीक है, यहां पर आपका माइनस 1/√2, यहां कहीं 0 और यहां पर कहीं 1/√2। अब हमें देखना है कि ये अलग अलग जो हिस्से हैं ना नंबर लाइन के, यानी जो अलग अलग इंटरवल हैं, इनमें से अगर x की वैल्यू मैं कोई लूंगा अलग अलग इंटरवल से तो उन x की वैल्यू के लिए आपका जो डेरिवेटिव है उसका साइन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस इंटरवल से ले लेता हूं, 1/√2 का मतलब हुआ अप्रोक्सीमेटली 0.7। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगा तो वो इस इंटरवल में से आएगा, इस इंटरवल में से मैंने एक वैल्यू ली, इसको अपने डेरिवेटिव में पुट करो, ये रहा आपका डेरिवेटिव। यहां पुट करेंगे आप, जैसे कि मैंने x की जगह 1 लिया है, आप x की जगह 2 ले लो, 1.8 ले लो, कुछ भी ले लो यार, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो f' के अंदर मैंने x की जगह 1 डाला तो 4x³ यानी पॉजिटिव। ठीक है, ये लास्ट वाला 1 प्लस √2 इंटू x की जगह 1 तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये बीच वाला 1 माइनस √2 इंटू 1 तो 1 माइनस √2 की अप्रोक्स वैल्यू 1.414 होती है, तो 1 में से 1.414 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। अब तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा यहां पर, तो आंसर नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आएगा आपको ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आंसर का साइन क्या आएगा, तो आंसर का साइन नेगेटिव आएगा, मतलब डेरिवेटिव इस इंटरवल के हर पॉइंट पे आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। तो डेरिवेटिव नेगेटिव देगा तो यहां से हमें फंक्शन का वो इंटरवल पता चलेगा जहां फंक्शन
डिक्रीजिंग होगा, लेकिन हमें तो इंक्रीजिंग वाले इंटरवल पता करने हैं, इसलिए हमारा काम यहां से नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा इस वाले इंटरवल में से कोई वैल्यू लेकर देखो, तो 0 से 1/√2 के बीच में सपोज मैंने ले लिया 0.1, तो 0.1 अगर आप लेंगे यहां पर f' में डालेंगे तो 4 इंटू एक्स क्यूब यानी पॉजिटिव, यहां पर डालोगे तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, आप चेक करके देखो 1-√2 इंटू 0.1, ऐसे ही लास्ट वाला भी पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल इस वाले इंटरवल में यानी 0 से 1/√2 इस वाले इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहां से आप कोई पॉइंट लेके चेक करना, यहां पर नेगेटिव आएगा और यहां पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम इन सभी इंटरवल्स के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव का साइन चेक कर चुके हैं। अब जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लेक्चर दिया था कि जिस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है उस इंटरवल में वो फंक्शन क्या होगा, तो इंक्रीजिंग होगा। तो हम यहां पर बोलेंगे बिकॉज f' is greater than or equal to 0 in the interval -∞ से -1/√2 यूनियन 0 से 1/√2। ठीक है, तो इस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, therefore fx is increasing in this interval only, means x belonging to -∞ से -1/√2 यूनियन 0 से 1/√2। तो इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन fx है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम टाइप का है जैसा हमने क्वेश्चन 9 किया है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं बच्चों, यानी ये क्वेश्चन भी डू योरसेल्फ टाइप का क्वेश्चन बन गया। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अगर आप लोग सॉल्व ना कर पाए तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेपरेटली सॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 बेसिकली अगेन चैप्टर 1 में से आ गया। अगेन क्यों बोला, क्योंकि चैप्टर 1 से एक और क्वेश्चन लिया हुआ था मैंने, याद है आपको, परफेक्ट्स वाला, लेकिन उसमें जो परफेक्ट्स वाला कंसेप्ट था यानी कंपोजिट फंक्शन वाला कंसेप्ट, दैट वाज नॉट इन योर सिलेबस, लेकिन जो उसका डेरिवेटिव है वो आपके सिलेबस में है। यही तो मजे की बात है। देखो इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन सिलेबस में है ना, लेकिन कंपोजिट फंक्शन ये सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो यहां पर आते हैं जरा और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। तो ये तो आपके रिलेशन में से है। तो यहां पर क्या बोला हुआ है कि इफ आर इज ए रिलेशन ऑन द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर्स, यानी जो आर है दैट इज डिफाइंड ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से आर डिफाइंड है, और डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, यानी जो सेकंड कंपोनेंट है दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट प्लस 3, बट जो सेकंड कंपोनेंट है ये 5 से बड़ा भी होना चाहिए। तो आपको चेक करना है कि 4,7 इस रिलेशन में प्रेजेंट है या नहीं। अब बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इस चीज को यहां से कंपेयर करने लगूं डेफिनेशन के हिसाब से, तो आप देख सकते हो ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है, बताओ। ए का मतलब 4 है और बी का मतलब 7 है। ए कोमा बी, इससे कंपेयर करने के लिए बोला मैंने कि आर में ए कोमा बी आएगा, उसी से तो आप इस पेयर को कंपेयर करोगे, समझे। तो यहां पर ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 7 है। लेकिन अगर डेफिनेशन में देखूंगा आपके रिलेशन में, यहां देखो डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, डेफिनेशन कह रहा है कि सेकेंड कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द पेयर प्लस 3, समझे। तो अपने इस वाले एलिमेंट के लिए देखो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका सेकेंड कंपोनेंट है 7, नाउ दैट मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट प्लस 3, और वैसे दिस कंडीशन इज एब्सोल्युटली ट्रू। एक बार चेक करो ट्रू है कि फॉल्स है बिल्कुल ट्रू है ना। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई बच्चों, कहने का मतलब 4,7 वाला जो पेयर बनेगा वो आपके रिलेशन की डेफिनेशन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो दैट मींस 4,7 विल बिलोंग टू द रिलेशन आर, और ये बात बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताने वाली बात नहीं है, ये पूछा हुआ है कि क्या ये जो पेयर है वो रिलेशन में है या नहीं। तो वी कैन से देयरफॉर the relation R contains the ordered pair 4,7 because this pair follows the definition of the relation। बात समझ आ रही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने सेंचुरियन असाइनमेंट पार्ट 1 के
जो 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अब अगले सेशन में मैं आप लोगों के लिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, ऐसे ही 3 मार्क्स वाले और ऐसे ही 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको यहां पर यानी यूट्यूब के ऊपर हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन तो नहीं मिलेंगे सेंचुरियन असाइनमेंट के, कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं आपके लिए जरूर दूंगा यहां पर। लेकिन बाकी बचे हुए क्वेश्चन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ना, सेंचुरियन असाइनमेंट, सेंचुरी, आपको सेंचुरियन बनाने के लिए 100/100 आपके मार्क्स आए, इसके लिए हमने ये असाइनमेंट बनाया हुआ है। आई होप आप लोग इंटरनल में तो 20/20 ले ही लोगे। मेन बात है एक्सटर्नल की, यानी 80/80 लेने की। तो उसके लिए हम लोग यहां पर जी जान से लगे हुए हैं इस असाइनमेंट में, यानी पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, तो हर असाइनमेंट में आपको 100 क्वेश्चन का सेट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आज का सेशन तो वाइंड अप करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना एंड टर्न ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि जो भी वीडियोस मैं आगे फ्यूचर में अपलोड करता रहूं आप लोगों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, that is Mathematica by OP Gupta. Be good, take care, all the best. मिलते हैं बच्चों।